हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्क्रिबल राइटिंग। माय नेम इज सचिन श्रीवास्तव और आज हम हमारी नॉवल इन लव 1919 एन एरा ऑफ लव का नरेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसकी फिजिकल कॉपी आप लोगों के लिए इजीली अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड ब्लू रोज की वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस स्टोरी नरेशन सीरीज़ का एपिसोड 1 को भी ज़रूर देखें, जिससे आप इस स्टोरी की कंटिन्यूटी को मेंटेन रख सकें, जिसकी लिंक्स आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो गेट रेडी टू गो। सन 1919। भारत के अरब सागर में एक जहाज कई दिनों से किसी चीज की तलाश में समुद्र की उछल कूद करती लहरों पर गोते लगा रहा था। यह जहाज द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए ADUSA नाम की एक अमेरिकी संस्था का था, जो बॉब वार्नर नाम के एक व्यक्ति की निगरानी में था, जो उस जहाज के प्रभारी थे। बॉब एक बहुत ही गंभीर चेहरे वाले लंबे कद के व्यक्ति थे, जिनका पेट सामान्य से कुछ ज्यादा ही बाहर लटका हुआ था और जो अपने चेहरे पर हमेशा एक गोल कांच वाला चश्मा चढ़ाए रखते थे। बॉब इस जहाज के प्रभारी होने के साथ ही ADUSA के सबसे पुराने और तजुर्बेदार कर्मचारी थे। बॉब ने अपने बीते 20 वर्षों में अपनी कई खोजों के कारण इस संस्था में अपनी एक विशेष पहचान बनाई थी। लेकिन बॉब की इस बार की एक खोज ने उनके सामने अब तक की सबसे मुश्किल चुनौतियों को उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया था, जिसकी चिंता में बंधकर बॉब ने अपने आप को पिछले काफी दिनों से जहाज पर बने एक कमरे और उससे भी ज्यादा उनके कार्यालय में बंद कर रखा था और अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही समय पहले की बात है, जब बॉब इस बार अपनी एक नई खोज के दौरान इस समुद्र में कई दिनों का समय बिता चुके थे, लेकिन काफी मेहनत के बावजूद बॉब इस समुद्र में से कुछ भी खोज पाने में असफल थे। समय बीतता जा रहा था, जिसके साथ ही बॉब के कक्ष की दीवार पर टंगा कैलेंडर अब नवंबर से दिसंबर के महीने में बदल चुका था। एक बहुत ही लंबा समय बीतने के बाद भी अपनी खोज में कोई सफलता न मिलना अब बॉब के लिए एक बड़ी चिंता का कारण बन चुकी थी। इस बार की यह खोज बॉब के लिए उनके जीवन की कई बड़ी खोजों में से एक थी, जिससे उन्हें बहुत उम्मीद थी। बॉब जहाज पर बने अपने कमरे में बैठे हुए इसी विषय के बारे में सोच रहे थे कि अगर इस बार गलती से भी वो अपनी इस कोशिश में असफल हुए तो यह उनकी संस्था के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा, क्योंकि इतने समय में बॉब अब तक अपनी इस खोज के लिए एक बहुत ही बड़ी रकम खर्च कर चुके थे। बॉब उस कमरे से निकल कर बाहर आए, जहां उनके दूसरे साथियों द्वारा खोज का वो काम अभी भी जारी था, जिसके दौरान बॉब के साथियों में से दो गोताखोरों ने समुद्र के एक हिस्से में अभी अभी छलांग लगाई थी। वहीं जहाज पर खड़े बॉब और उनके बाकी साथी किसी अच्छी खबर की उम्मीद में अपनी जगह पर खड़े उन गोताखोरों के पानी के ऊपर आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ समय बाद जब वो दोनों गोताखोर पानी के ऊपर आए, तब उनके चेहरे पर खुशी की एक चमक साफ नजर आ रही थी। उन्हें समुद्र में कुछ ऐसा नजर आया था जो शायद बॉब की इस तलाश को पूरा करने वाला था। उन दोनों गोताखोरों ने जहाज के सहारे लटकी लोहे की दो जंजीरों को पकड़ा, जो जहाज पर रखी एक मशीन से बाहर आ रही थी और जिसके छोर पर लोहे के गोल घुमे हुए सिरे लगे हुए थे। जिसके बाद वो दोनों गोताखोर उन जंजीर को पकड़कर दोबारा पानी के अंदर चले गए और पानी के अंदर जाकर उन जंजीरों को उस चीज के साथ बांध दिया, जिसे जहाज पर रखी उस मशीन की मदद से ऊपर की ओर खींचा गया। वो चीज समुद्र के अंदर बनी दो चट्टानों के बीच इतनी मजबूती के साथ फंसी हुई थी कि उस मशीन के खींचे जाने के बावजूद वो अपनी जगह छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर काफी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार बॉब और उनके साथी उस चीज को उन चट्टानों की पकड़ से अलग करने में कामयाब हुए
जिसके अगले ही पल अब उस चीज़ को जहाज की ओर खींचा जाने लगा। जैसे जैसे उन जंजीरों की कड़ियाँ एक के बाद एक पानी के बाहर निकलती जा रही थी, वैसे वैसे बॉब की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। इतने समय के इंतजार के बाद अब बॉब को उस चीज़ से बहुत उम्मीद थी। वो ज़रा भी नहीं चाहते थे कि वह चीज़ उनकी उम्मीद से ज़रा भी कम निकले। देखते ही देखते पूरी जंजीर पानी के बाहर आ चुकी थी, जिसके बाद बॉब की आंखों के सामने पानी से वह चीज़ निकल कर बाहर आई जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। यह करीब 6 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा एक बड़ा सा संदूक था, जिसे देख वहाँ हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन इसे देखकर सबसे ज़्यादा खुशी बॉब को हो रही थी। आखिरकार वो इतनी दूर आने के बाद अब खाली हाथ नहीं लौटने वाले थे। लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था इस संदूक की पहचान। बॉब या उनके साथियों में से कोई भी उस संदूक के बारे में कुछ नहीं जानता था। इसलिए अब उनके लिए सबसे ज़रूरी था इस संदूक के बारे में जानना, जो कि अपने आप में बॉब के लिए एक नई चुनौती थी। यह संदूक देखने में बिल्कुल किसी राजमहल में इस्तेमाल किए जाने वाले किसी सामान की तरह दिखाई पड़ रहा था। लेकिन इस संदूक के बारे में इस संस्था ADUSA के पास भी किसी तरह की कोई भी जानकारी नहीं थी। ना ही इतिहास में ऐसे किसी संदूक का जिक्र था। किसी को कुछ नहीं पता था कि यह संदूक कहाँ से आया और किसका हो सकता था। यह संदूक अपनी ओर बॉब और उनके साथियों का ध्यान इसलिए भी आकर्षित कर रहा था क्योंकि इतने समय तक पानी में रहने पर भी यह संदूक इतना मजबूत था कि किसी भी तरह से इसे खोला या तोड़ा नहीं जा सकता था। अब तक बॉब को यह संदूक पानी से बाहर निकाले हुए 2 दिन बीत चुके थे, जिसे अब बॉब एक हवाई जहाज की मदद से भारत की दिल्ली शहर में बने एक घर पर लेकर आ चुके थे, जो उन्हें उनकी शोध संस्थान की तरफ से एक शोध केंद्र के रूप में दिया गया था। बॉब अब तक इस संदूक को खोलने के लिए अपनी सभी तरह की तरकीबें लगा चुके थे, जिनमें से एक भी तरकीब बॉब के काम नहीं आई थी। लेकिन उनके लिए अब इस संदूक को खोलना इसलिए भी ज़रूरी हो गया था क्योंकि अब इस बात का फैसला इस संदूक के अंदर कैद था कि यह संदूक उनके लिए उनकी एक सबसे सफल खोज थी, जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे, या फिर बस उनकी एक गलती। इस संदूक को इसके समय में काफ़ी विशेष और आधुनिक तरीके से बनाया गया था, जिसे खोलने में बॉब के साथ ही कई सारे अलग अलग तरह के औजार होने के बावजूद भी नाकाम थे। बॉब को इसे खोलने के लिए अब कुछ और आधुनिक औजारों की ज़रूरत थी, पर वो अपनी इस खोज के दौरान इस खोज पर एक बड़ी रकम खर्च कर चुके थे, जिससे अब उनके पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो उन औजारों को अपने पास मंगवा सके। और क्योंकि बॉब भी उस संदूक को बिना किसी तरह का नुकसान पहुंचाए सही सलामत खोलना चाहते थे, इसलिए इस हालात में अब बॉब के पास बस एक ही रास्ता बचा था कि वो अब इस संदूक के बारे में पता लगाए और इसे खोलने के लिए इसके सही तरीकों को जाने। इस संदूक पर एक मोहर चिन्हित था, जो कि किसी पुराने राजा के समय के जैसा दिखाई दे रहा था। इस मोहर पर एक सुनहरा शेर बना हुआ था, जो काफ़ी समय से पानी में रहने के कारण अब अपनी चमक खो चुका था। साथ ही हरे और लाल रंग की परत चढ़ने के कारण काफ़ी मटमैला दिखाई दे रहा था। बॉब ने इस मोहर के बारे में पता लगाने के लिए अपनी सभी साथियों को काम पर लगा दिया, जिसके अगले ही दिन बॉब का एक साथी उनके पास उस मोहर के बारे में एक ऐसी जानकारी लेकर आया, जो कि बॉब के लिए एक बड़ी खुशखबरी थी। बॉब के साथी को उस मोहर के बारे में खोजबीन करने पर यह पता चला था कि वो मोहर उस समय से करीब 500 साल पहले के एक राजघराने का कभी एक शाही मोहर हुआ करता था, और जिस राज्य का वह शाही मोहर था, वह राज्य उस समय में सोनार्द के नाम से जाना जाता था। आश्चर्य की बात यह थी कि उस समय सोनार्द उस जमीन पर स्थित हुआ करता था जो अब दिल्ली में शामिल थी। लेकिन विशेषकारों का कहना था कि यह संदूक ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 100 साल ही पुराना था। इस बात के पता चलने के बाद अब बॉब के लिए इस संदूक की यह गुत्थी और भी ज़्यादा उलझती जा रही थी, और वो जल्द ही समझ चुके थे कि अब इस संदूक के बारे में सही तरह से सारी जानकारियों को पता लगाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी
जो भारत और भारत के इतिहास को सही तरह से जानता हो और जो भारतीय लोगों में से ही एक हो। बॉब एक ऐसे व्यक्ति को जानते थे जो उनके इस काम के लिए पूरी तरह से सही थे, जो कि एक बंगाली युवक थे और लोगों के बीच बिनोय चटर्जी के नाम से मशहूर थे। बिनोय उस दौर के एक जाने-माने पत्रकार थे, जिनके द्वारा छापी गई खबरें हर दिन सुर्खियों में बनी रहती थीं। इसी के साथ बिनोय बॉब के एक बहुत अच्छे दोस्त भी थे। बॉब को अब अगर किसी चीज़ की देर थी, तो बस बिनोय को संदेश भेजकर उन्हें दिल्ली बुलाने की। बॉब ने बिना देर करे बिनोय को एक खत लिखा और उनके पते पर भेज दिया। बॉब का वो संदेश तो बिनोय के घर पहुंच गया, पर बिनोय की ओर से बॉब के संदेश का कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि शायद बॉब यह नहीं जानते थे कि बिनोय उस समय भारत में नहीं थे, बल्कि अपने पत्रकार संघ की एक सभा के लिए भारत से बाहर फ्रांस देश की राजधानी पेरिस में लोगों को संबोधित करने गए हुए थे। बॉब को चटर्जी के लिए खत भेजे हुए कई दिन बीत चुके थे, पर चटर्जी का अब तक कोई जवाब नहीं आया था। 7 दिनों का समय गुजरने के बाद बॉब ने बिनोय को एक और खत लिखकर भेज दिया। इसी बीच जब और कुछ दिनों तक बिनोय का कोई जवाब बॉब तक नहीं पहुंचा, तो बॉब ने कुछ और खत बिनोय तक पहुंचाए और खत भेजने का यह सिलसिला 15 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। बिनोय से मदद लेना बॉब की मजबूरी थी, क्योंकि बॉब भारत में मुश्किल से किसी को जानते थे जो बिनोय ही थे। बॉब बिनोय द्वारा उनके पत्रों का जवाब न मिलने का कारण समझ नहीं पा रहे थे, पर बिनोय के घर पर बॉब अब तक खतों का इतना ढेर लगा चुके थे कि बिनोय उन्हें देखने के बाद चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर पाते। बॉब के पास अब बिनोय के जवाब का इंतज़ार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बॉब अब तक बिनोय के इंतज़ार में और 4 दिन का समय बिता चुके थे। जैसे-जैसे समय बीत रहा था, बॉब की आशा निराशा में बदलती जा रही थी। बॉब और उनके साथियों का सारा काम अब ठप पड़ चुका था। साथ ही उनके पास मौजूद पैसे भी अब धीरे-धीरे खत्म होने लगे थे। पर बॉब अपनी इस खोज को इस तरह अधूरा छोड़कर वापस नहीं लौटना चाहते थे। बॉब की बस अब एक इकलौती उम्मीद बिनोय ही थे, जिसके सहारे बॉब अभी भी वहाँ मौजूद थे। आज के दिन जहाँ पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, वहीं बॉब आज भी अपने कमरे में कैद थे। बॉब अपने कमरे में लगी एक कुर्सी पर अपने दोनों हाथों को एक मेज से टिकाए हुए अपने नीचे झुके सर को पकड़कर बैठे थे और अपनी मुश्किलों का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि तभी उन्हें अपने कमरे में किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जो उनकी ओर आती हुई तेज़ हो रही थी। बॉब की नज़र ज़मीन की ओर होने के कारण सीधे उस व्यक्ति के जूतों पर जा पड़ी, जिसे देख बॉब ने एक झटके के साथ अपनी नज़र ऊपर उठाई और तब बॉब ने देखा कि बिनोय चटर्जी अपने एक हाथ पर अपना कोट टांगे वहाँ उनके सामने खड़े हुए थे। बिनोय को देखकर ही समझ आता था कि वो अपने काम में पूरी तरह से घुल चुके थे। उनका पहनावा उनके किरदार को पूरी तरह से निखार रहा था। बिनोय हमेशा कोट पैंट और सर पर एक गोल टोपी पहने नजर आते थे, जिनके साथ उनका एक कैमरा और एक रिकॉर्डर हमेशा उनकी कमर पर लटकता रहता था। हेलो मिस्टर वार्नर, बिनोय ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। नया साल मुबारक हो। बिनोय को देख बॉब अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए, जो काफ़ी समय बाद आज मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि बिनोय को देखने के साथ ही बॉब के मन में फिर एक बार उनकी वो खोई हुई उम्मीद दोबारा लौट आई थी। बॉब ने अपनी कुर्सी को खसकाते हुए पीछे करा और अपनी मेज़ के पीछे से निकलकर बाहर आने के बाद बिनोय के सामने आकर खड़े हो गए और उनसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करा, जिसे देख बिनोय ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बॉब के साथ हाथ मिलाया। बॉब के सामने खड़े होने पर बिनोय का कद बॉब के सामने काफ़ी छोटा दिखाई पड़ रहा था। वहीं बॉब की आंखों से आंखें मिलाकर बात करने के लिए बिनोय को अपना सर ऊपर की ओर उठाए रखना पड़ रहा था। हाँ चटर्जी, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। हम काफ़ी समय से आपकी ही राह देखे बैठे थे। बॉब बोलते हुए रुके और उन्होंने दोबारा बिनोय की कही बात पर गौर करते हुए कहा। क्या कहा आपने? क्या आपने अभी अभी हमें नए साल की मुबारकबाद दी है बिनोय? जी बॉब, आज 1 जनवरी है, नए साल का पहला दिन, बिनोय ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें माफ़ कीजिएगा बिनोय, हम कई दिनों से अपने इस कक्ष में ही हैं। हमें पता ही नहीं चल पाया कि नया साल आ चुका है।
बॉब ने ठंडी सांसों से भरी हुई आवाज़ में कहा। आपको भी नए साल की शुभकामनाएं बिनॉय। धन्यवाद बॉब, बिनॉय ने कहा। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं आपके खतों का जवाब नहीं दे सका, क्योंकि इन दिनों मैं किसी काम से भारत से बाहर गया हुआ था। पर कुछ ही दिनों पहले जब मैं वापस घर लौटा, तब मुझे वहाँ आपके काफ़ी सारे खत मिले, जिन्हें देखकर मैं सीधा आपके पास चला आया। आपको परेशान करने के लिए हम माफ़ी चाहते हैं बिनॉय, पर आपका धन्यवाद कि आप हमारे लिए यहाँ तक आए, बॉब ने कहा। वो सब तो ठीक है बॉब, पर आपका मुझे इस तरह अचानक इतने सारे खत भेजकर यहाँ बुलाने का कारण मैं समझ नहीं पाया, बिनॉय ने कहा। क्या हुआ बॉब? क्या यहाँ कुछ परेशानी है? आप कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। बिनॉय, सच कहे तो हमें हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, बॉब ने कहा। दरअसल बात यह है कि हमें हमारी खोज के दौरान भारत के हिस्से में मौजूद अरब सागर में से एक संदूक मिला है, जिसकी पहचान के लिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो इस देश के इतिहास को ठीक तरह से जानता हो। बिनोय, हम जानते हैं कि आपके पास आपके भी दूसरे काम हैं, पर हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप हमारी मदद के लिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाएं जो आप ही की तरह भारत के बारे में जानकारी रखता हो। बिनोय को इस संदूक के बारे में सुनकर इसके बारे में जानने की उत्सुकता हुई। बॉब, क्या आप मुझे पहले इस संदूक के बारे में सारी बातें बता सकते हैं कि किस तरह आपको यह संदूक मिला, किस तरह आपने इसकी खोज करी और इससे जुड़ी वो सारी बातें जो मुझे जानना ज़रूरी है, बिनोय ने कहा। जिसके बाद बॉब ने बिनोय को बैठने के लिए एक कुर्सी दी और खुद भी बिनोय के सामने एक दूसरी कुर्सी पर बैठ गए और उस संदूक की हर एक बात को बारीकी के साथ बिनोय को बताना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बॉब इस संदूक के बारे में बिनोय को इसकी जानकारी देते जा रहे थे, वैसे वैसे बिनोय का इस संदूक की ओर खिंचाव बढ़ता चला जा रहा था। बिनोय अपने पेशे से एक लेखक भी थे, जिसके कारण वो इस संदूक की कहानी के पीछे छुपी एक ऐसी चीज़ को महसूस कर पा रहे थे जो उनके अंदर के एक लेखक को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। बॉब ने काफ़ी समय तक संदूक के विषय में बात करने के बाद अंत में एक गहरी सांस लेते हुए एक आह के साथ अपनी बात खत्म की। बताइए बिनोय, क्या अब आप इस काम में हमारी मदद के लिए अपने किसी साथी को एक सहयोगी के रूप में हमारे पास भेजेंगे? बॉब ने एक उम्मीद के साथ पूछा। नहीं बॉब, बिल्कुल नहीं। मैं आपके लिए हमारे किसी भी साथी को आपके पास नहीं भेजूंगा, बिनोय ने कुछ देर सोचा और कहा। क्योंकि संदूक की इस कहानी को पता लगाने में मैं खुद आपकी मदद करूंगा। बिनोय की यह बात सुन पहले तो बॉब कुछ घबरा गए, लेकिन बिनोय के अपनी बात पूरी करने पर बॉब के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट खिलखिलाने लगी। दोस्तों, आई होप कि आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आ रही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा या क्या अच्छा हो सकता था। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और इस नरेशन के एपिसोड 1 को देखना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप सभी के सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। आई होप कि आपका यह सपोर्ट हमेशा बना रहेगा और आपको हमारी वीडियो पसंद आती रहेगी। मिलते हैं इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।